नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी बहुत जल्द ही होने वाला है, बहुत ही जल्द होगा और समय बहुत कम है, तो तेज़ी जो है अपने चरम पे होना चाहिए, इसका तैयारी जो है अपने चरम पे होना चाहिए। देखिए बीपीएससी में करीब-करीब 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म गिराया। तो ये बहुत बड़ा जंगल बन चुका है। तो जहाँ से मन करा वहाँ से दौड़ जा रहा है, जिसको जिधर से मन करा उधर से बीपीएससी की तरफ दौड़ जा रहा है। ये जंगल बन चुका है, तो चूँकि ये जंगल बन चुका है, तो इसमें आपको क्या करना है? अब जंगल है, तो या तो आप शिकार कीजिए, नहीं तो आप शिकार हो जाइए। ये आपके ऊपर है, या तो आप शिकार कीजिए, नहीं तो आप शिकार हो जाइए। तो जितना से जल्दी हो सके, आप तैयारी में लगिए और वीडियो को जितने भी वीडियोज़ हैं, उसको बार-बार देखिए कि क्वेश्चन कहीं से भी हो, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकता है, जितना हम वीडियो दे रहे हैं। इसका हम गारंटी लेते हैं। तो इसका आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चन को सिर्फ़ देख जाना है एक बार। 1 बार 2 बार देख लीजिए, मैक्सिमम जो है 2 बार देखिए, उसमें आपका कन्फर्म 90% चीज़ याद हो जाएगा और इससे ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। जितना भी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, चूँकि ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन को बार-बार यही सब दिया ही जाता है, स्टैटिक पोर्शन जो है इसी से दिया जाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए वीडियो को और देख कर जाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। इसका हम गारंटी लेते हैं। आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ये जो सेट है 1999 का है। 1999 के जो टॉप 50-60 क्वेश्चन हैं, उन्हीं का कलेक्शन है। आइए उन कलेक्शंस को देख लेते हैं। स्वप्नवास स्वप्नवास जो दत्त है, उसके लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्त के लेखक जो है भास हैं। भास ने एक और पुस्तक लिखी थी, उनके पुस्तक का नाम था चारुदत्त। चारुदत्त जो है, भास ने ही लिखा था। अच्छा एक और जो लेखक हैं, उस समय उस समय के नहीं लेकिन उस मतलब प्राचीन से ही संबंधित हैं सूरदास, ठीक है? सूरदास जो है, सूरदास को उन्होंने सूरसागर लिखा था, सूरसागर। सूरसागर एक किताब लिखा था, सूरदास ने सूरशरावली भी लिखा था, सूरशरावली। सूरसागर ने एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किंग खाड़ेवाल जो है, किंग खाड़ेवाल का संबंध इनका जो खाड़ेवाल जो है, इनका जो है, किस शिलालेख में इनका चर्चा मिलता है? इनका जो चर्चा मिलता है वो हाथी गुम्फा में मिलता है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, हाथी गुम्फा शिलालेख जो है, उनमें इनका चर्चा मिलता है। किंग खाड़ेवाल जो है, वो आप ध्यान में रखिएगा ये चेदी डायनेस्टी के, चेदी डायनेस्टी के। किंग खाड़ेवाल जो है, उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा यानी उस समय एक पार्ट था कलिंग, कलिंग। कलिंग जो है उड़ीसा में है और वहीं से जो किंग खाड़ेवाल है वो संबंधित हैं और ये चेदी डायनेस्टी से हैं। इनका जो वर्णन है किंग खाड़ेवाल का वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद बरदाई, चंद चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ये पृथ्वीराज से संबंधित पुस्तक है, पृथ्वीराज से संबंधित पुस्तक है। इसी समय तराई का युद्ध हुआ था, वो आप ध्यान में रखेंगे। कि तराई का युद्ध कब हुआ था? 1193-94 एक 91 में हुआ था, ठीक है? वो सब ध्यान में रखेंगे। एक कल्हन एक पुस्तक लिखा गया, कल्हन। इसके जो लेखक हैं हाँ, कल्हन जो है लेखक हैं, उस पुस्तक का नाम है राजतरंग, राजतरंग, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। खजुराहो टेम्पल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो खजुराहो टेम्पल जो है कौन से वंश से संबंधित है? तो देखिए इसमें जो है
गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चहमार या परमार किससे संबंधित है? खजुराहो टेम्पल जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये संबंधित है चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी। खजुराहो टेम्पल जो है चंदेल डायनेस्टी से संबंधित है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है। खजुराहो जो है, खजुराहो टेम्पल का जो कला है वो नागर शैली है। नागर शैली, आपको नागर स्टाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। द कृष्ण देव राय, द किंग ऑफ विजयनगर वाज एसोसिएटेड विद, विजयनगर के जो राजा थे वो कृष्ण देव राय थे, उनका संबंध किससे था? तो कुली कुतुब शाह से, कुली कुतुब शाह से इनका संबंध है। कुली कुतुब शाह, ध्यान में रखिएगा, कुली कुतुब शाह। मोपला रिवोल्ट जो है, ठीक है, वो कब हुआ था? मोपला रिवोल्यूशन हुआ एज एन ऑफशूट ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ना, मोपला रिवोल्ट जो है 1921 में हुआ, और ये जो इसका जो बैकग्राउंड था वो संबंधित था खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत खिलाफत मूवमेंट से प्रेरित था मोपला विद्रोह। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक हुआ। गांधी जी उसमें आए, उस बैठक में आए। उस बैठक में पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर बैठक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर वो क्या एजेंडा होना चाहिए उसे लेकर एक बैठक चला था वर्धा में। तो बोला कि उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? जब वर्धा में बैठक हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ध्यान में रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है 1942 में जो बैठक हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। जो एक द कलेक्शन ऑफ मसनवी के कलेक्शन को जो मुस्लिम लॉ से संबंधित है, जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहता है मुबाइन, 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 ठीक है। जो मसनवी के कलेक्शन को क्या कहते हैं? मुबाइन कहते हैं। देखिए, जिहाद जो है औरंगजेब, द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा जिहाद का मतलब क्या रखा? तो क्या इसका मतलब दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम है, या होली वार है, या जजिया है? तो ध्यान में रखिएगा, एक है दारुल इस्लाम, इस्लाम, और एक है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब जो है वो ये लोग उसको उसको मानते थे, दारुल हर्ब, जो हिंदू नहीं था, नन नन जो मुस्लिम नहीं थे, जो मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको ये लोग दारुल हर्ब कहते थे, दारुल हर्ब। और दारुल इस्लाम में मुस्लिम से संबंधित है। यानी जो भी दारुल हर्ब लोग थे, उनको उन्हीं के लिए, जो मुसलमान नहीं थे, उन्हीं के लिए टर्म इस्तेमाल किया गया था कि जो जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मतलब ईश्वर के, अल्लाह के राह पे लाना, उसी के लिए दारुल इस्लाम जो है बना था, दारुल इस्लाम। तो जिहाद का मतलब यहाँ पे दारुल इस्लाम से संबंधित, दारुल इस्लाम। दुर्गेश नंदिनी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। हम बार-बार बोलते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दे दे, तो ये क्वेश्चन को कतई ये समझ कर नहीं छोड़िएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो अलग है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अलग है। दोनों जो नाम है ना एक ही व्यक्ति के, इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी दे या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दे, तो आंसर आपका क्या होगा? यही होगा, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा
आपको ध्यान में होगा वंदे मातरम, पहले बता चुके हैं। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। आनंद आनंद मठ जो पुस्तक है उससे वंदे मातरम जो है लिया गया। वंदे मातरम जो गान है वो उसी से लिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया? क्या वो मुस्लिम्स ने किया, या मुगलों ने किया, या सिथियंस ने किया, या कुषाण ने किया? तो इसका जवाब होगा न मुगल होगा, न सिथियन होगा, न कुषाण होगा, ये होगा मुसलमान। नालंदा यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक मुसलमान जो संबंधी था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, टर्किश लीडर। विक्रमशिला, द लर्निंग सेंटर वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला का जो संस्थापक का नाम यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, धर्मपाल। विक्रमशिला के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। एपिग्राफिक्स से जो शिलालेख है उसपे कुछ एंशिएंट रूलर्स के बारे में बताया गया है कि इनका जो कनेक्शन है वो बहुत सारे देशों का था, साथ था। उनमें जो बहुत सारे देशों का नाम दिया था उसमें दिया था बर्मा, क्या इनका संबंध जो है बर्मा से था? थाईलैंड से था क्या इनका संबंध? क्या इनका संबंध जो है ऑप्शन में दिया था कंबोडिया से था, या जावा सुमात्रा से था? जावा। ध्यान में रखिएगा कि जो एंशिएंट रूलर है उनका संबंध जावा और सुमात्रा से था। जावा सुमात्रा। बनारस, बनारस में हिंदू महासभा के द्वारा एक बैठक बुलाया गया। उसको कब बुलाया गया? अगस्त 1923 में। तो उसमें की अध्यक्षता किसने किया था? 1923 का हिंदू महासभा का अध्यक्षता, बनारस में जो बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही 1923 में जो अगस्त का में बैठक हुआ था हिंदू महासभा का, उसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय। दयानंद सरस्वती किसके द्वारा स्थापना किया गया था? दयानंद सरस्वती जो है के द्वारा एक समाज का स्थापित किया गया था, उसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज। आप जानते हैं कि आर्य जो है, आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग अ, कौटिल्य ने किया था, और ये किसके लिए किया था? इसको आप एक बार देखिएगा, शायद आर्य का जो इस्तेमाल है शूद्रों के लिए किया गया था सबसे पहले। तो आप एक बार देखेंगे मगध साम्राज्य के काल। With the arrest of Gandhiji and other leaders in 1942, बिहार saw major riots at, बिहार में 1942 में आप जानते हैं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को आगा खान पैलेस से गिरफ्तार किया गया। आगा खान पैलेस ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और यहाँ से गांधी जी को रात में 12 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कहाँ डाल दिया गया? तो मुंबई से गिरफ्तार किया गया, ये तो ठीक है। बिहार सो मेजर राइट्स है, बिहार में सबसे ज्यादा दंगा हुआ, वो कहाँ पे हुआ? तो पटना में। पटना में हुआ, शाहाबाद में हुआ, गया में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा और से भी बहुत सारे पार्ट में दंगा होने लगा गांधी जी को लेकर, लेकिन जो सबसे ज्यादा दंगा हुआ वो बिहार के अन्य पार्टों के अलावा पटना में सबसे ज्यादा। इंडियन नेशनल मूवमेंट came to be dominated by extremists after, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कब चरमपंथी या फिर कहें जो है गरम दल के द्वारा डोमिनेट होने लगा? तो ये डोमिनेट होने लगा 1907, 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन भी हुआ था। सूरत अधिवेशन, ठीक है। वहीं से दो पार्ट होता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, दो पार्ट में बचते हैं।
आप ध्यान में रखेंगे कि मॉडरेट यानी नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, इससे संबंधित है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनसे संबंधित आदमी थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। और एक और थे, उनका नाम ध्यान में रखिएगा, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये लोग इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी बोला जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है, जो कि गरम दल से संबंधित है, ठीक है। स्वराज पार्टी जो है स्थापना हुआ, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुआ। इसके जो संस्थापक थे, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था CR दास। और सेक्रेटरी कौन बने इस पार्टी के? सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी बने। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी बना, ठीक है, बना, लेकिन किसके फेल्यूर के बाद बना? ये बना था नॉन कॉपरेशन के फेल्यूर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो था, उसके फेल्यूर पर ये पार्टी बना था, स्वराज पार्टी, INA। आप याद रखिएगा INA के बारे में। INA को पिछले वीडियो में भी इसके बारे में अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं वहां से भी। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में स्थापना किया गया। कब किया गया? 1942। क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में। कब किया गया? 1942। Who was elected as the president of All India खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1942 में, और पूरे भारत स्तर पर जो है खिलाफत का आंदोलन को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसका अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी। मुस्लिम लोगों ने गांधी जी को स्पेशली इनवाइट किया कि आइए आप इस आंदोलन को एक दिशा दीजिए। गांधी जी मुस्लिमों के निमंत्रण पर वो गए और ऑल इंडिया खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भाग लिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, कितने सालों के लिए गिरफ्तार किया गया? 6 सालों के लिए गिरफ्तार किया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 सालों के लिए गिरफ्तार किया गया था। जो ज्यादातर मॉडरेट लीडर्स थे, नरम दल के जो नेता थे, वो कहाँ से आते थे? क्वेश्चन में BPSC में पूछा गया, कहाँ से आते थे? क्या वो ग्रामीण थे, क्या वो अर्बन थे, शहर में रहने वाले थे, या दोनों तरफ से लोग आए, गांव और शहर दोनों से? इसका जो आंसर होगा अर्बन थे। ज्यादातर जो मॉडरेट लीडर्स थे, नरम दल के जो नेता थे, वो शहर के रहने वाले थे। 6 अगस्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1942 छूट गया है। 2 अरेस्टेड लीडर्स ऑफ हजारीबाग। 2 लीडर जो है हजारीबाग से गिरफ्तार किए। वो लीडर्स का नाम क्या था? वो लीडर्स का नाम था नारायण सिंह, नारायण सिंह। और दूसरे लीडर का नाम था सुखलाल सिंह, सुखलाल सिंह। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1942 में गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया।
तो जो जेल भेजा गया वो कहाँ भेजा गया? तो ध्यान में रखिएगा, बांकीपुर। बांकीपुर इनको जेल भेजा गया। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो गिरफ्तार कहाँ से किया गया? तो सदाकत आश्रम से। सदाकत आश्रम। तो क्वेश्चन ये ना पूछकर कि कहाँ भेजा, कहाँ किस जेल में भेजा गया, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया सदाकत आश्रम से। जयप्रकाश दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं भैया? तो जयप्रकाश दिवस मनाते हैं जनवरी 1923 को। जनवरी 1923 को जयप्रकाश दिवस मनाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश के स्मरण में। और 1923 में पहली बार मनाया गया था और तब से ये चला रहा है। लोग जयप्रकाश, जो अभी-अभी के जो नेता हैं लालू जी, उनको बहुत बड़े अपना ये बताते हैं, पॉलिटिकल गुरु बताते हैं। तो जयप्रकाश दिवस उन्हीं की याद में जेपी आंदोलन से संबंधित है। आप जानते हैं जेपी आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश दिवस जो है वो जनवरी 1923 से मनाया जा रहा है। पहली बार मनाया गया। सॉरी 1923 नहीं, करेक्शन कीजिएगा, 1946। 1946 जयप्रकाश दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1946 से। जनवरी 1946 में पहली बार मनाया गया था जेपी डे। बहुत सारे गांव कस्बे के लोगों ने जयप्रकाश जी का समर्थन दिया था उस समय में। और बिहार के उस समय बहुत सारे लोगों को जेल भी हुआ था जेपी आंदोलन के समय। तो पहली बार यहाँ पे सिंपली कब मनाया गया था? तो आप ध्यान में रखिए, जनवरी 1946। फिर से देखिए आईएनए का क्वेश्चन आया हुआ है। आईएनए का क्वेश्चन तो बार-बार आता है। ये आप ध्यान में रखिए, फिर से 1942 और इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछे कि साल पूछ ले तो 1942 और पूछे कि कहाँ? चलिए सिंगापुर। वहीं पे एस्टेब्लिश हुआ था आईएनए, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, आईएनए। ठीक है। द फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे, यहाँ पे ये तो आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये भी पता है कि 1885 में पार्टी का मतलब पहली बार गठन हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे ये ना पूछकर ये पूछा है कि जो फाउंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ए.ओ. ह्यूम थे, उनका संबंध किससे था? क्या वो क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि क्या वो मिलिट्री कमांडर थे? मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। क्या देखो इससे पूछा गया क्या वो मिलिट्री कमांडर थे या सिविल सर्वेंट थे? ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि क्या वो सोशल वर्कर थे या क्या वो साइंटिस्ट? ठीक है। तो एओ ह्यूम जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे। एओ ह्यूम। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया गया। तो उनको कौन से डेट में फांसी दिया गया था? 23rd ऑफ मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दिया गया। डबल एग्रीकल्चर, डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर मीन्स, डबल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक क्रॉप के साथ साथ वन क्रॉप along with other crop, along with other, एक 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 के साथ एक और चीज का खेती कर लेना, यानी दो दो चीज का, दो फसल एक साथ रखना, along with, साथ में दो फसल को साथ में
खेती करना ही डबल क्रॉपिंग कहलाता है। 2 फसल के एक साथ खेती करना ही अलोंग विथ अदर क्रॉप, यानी एक फसल और दूसरा फसल को साथ-साथ किया जाए तो हम डबल क्रॉपिंग कहते हैं। भारत ने प्लान हॉलिडे किया था। ये प्लान हॉलिडे जो है भारत का, वो कब से कब किया गया था? क्वेश्चन तो ये पूछा है कि प्लान हॉलिडे कब से कब किया गया था? तो प्लान हॉलिडे जो है 1966 से 1969 के बीच में किया गया था। ये जो है 1966 से, आप जानते हैं कि 1962 में भारत जो है चाइना से वॉर हो चुका था, इंडो चाइना वॉर हो चुका था, ठीक है? तो वार वार के कारण और लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन की कमी के कारण, ठीक है? और इन्फ्लेशन के कारण जो है ये डिसाइड किया गया कि 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी प्लान लागू नहीं होगा। इसलिए इसे प्लान हॉलिडे कहते हैं। 1966 से 1969 प्लान हॉलिडे। आरआरबी जो है किस तरह के बैंक है? क्या ये स्केड्यूल बैंक है? क्या ये नॉन स्केड्यूल बैंक है? क्या ये कमर्शियल बैंक है? ये या फिर ये कमर ये तो हो गया। और लैंड डेवलपमेंट बैंक किस तरह का बैंक है आरआरबी? आरआरबी जो है एक स्केड्यूल बैंक है। ना ही नॉन स्केड्यूल बैंक है, ना ही कमर्शियल बैंक है, ना ही लैंड डेवलपमेंट बैंक है। यह स्केड्यूल बैंक है। ध्यान रखिए। नाबार्ड जो है किसको लोन देता है? तो देखिए नाबार्ड जो है वो 2 प्रकार का लोन देता है। एक देता है एग्रीकल्चर के लिए, यानी बैंक को ये लोन देता है। नाबार्ड जो है बैंक को लोन देता है। क्या चीज़ के लिए? तो एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट। 2 ही फील्ड में इसका 2 ही फील्ड में इसका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में योगदान देना। जो पहला हाइडल पावर प्लांट है, वो कहाँ जो पहला हाइडल पावर प्लांट है, वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया सबसे पहले? ठीक है? फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया इज एट, तो आप ध्यान में रखिएगा, शिव समुद्र। शिव हाइडल पावर प्लांट आप जानते हैं? हाइडल पावर प्लांट ये संबंधित है वाटर से, यानी वाटर को हाइट पे रख के और इसको वाटर को जो है डैम वगैरह के पानी को यूटिलाइज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है? तो हाइडल पावर प्लांट सबसे पहले लगा शिव समुद्र। शिव समुद्र। मैंगो सावर का मतलब क्या है? क्या मैंगो सावर का मतलब मैंगो आम को झरना के रूप में गिरना, आम को टूट कर गिरना? ठीक है? यहाँ पे जो बीपीएससी जो ऑप्शन दिया था उसके बात कर रहे हैं। जैसे इसको लिख देते हैं सावर ऑफ मैंगो। मैंगो सावर, जो सावर ऑफ मैंगो, ये इसका मतलब है क्या? ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो। ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो, आम का गिरना इससे संबंधित है। क्या इसका संबंध रेनफॉल, रेनफॉल इन मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल इन साउदर्न पार्ट, या ये क्रॉप है मैंगो का, मैंगो का फसल है। तो मैंगो साउथ बेसिकली रिफर करता है, रेनफॉल से संबंधित है। मार्च अप्रैल के समय में पौधा जब आम में आम के पेड़ में जब ये लग जाता है, फल लग जाता है, तो जब पकने के लिए, उसको पूर्णतः पकने के लिए मार्च अप्रैल में बारिश होता है, इसलिए आम जो है पूर्णतः पक जाता है। तो ठीक है, मैंगो सावर जो है मार्च अप्रैल में रेनफॉल से संबंधित है, क्योंकि आम को पकने में, पूर्णतः पकने में सहायता करता है।
वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं, उसमें ऑप्शन दिया था नर्मदा, तापी या राप्ती। क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नर्मदा और तापी जो है ये रिवर जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली नदियां नर्मदा और तापी। सार्क मेंबर्स कौन कौन से, आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं सार्क मेंबर्स कौन कौन है। ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, इंडिया। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश हुए। ये नेपाल, ये वाला पोर्शन नेपाल, यहाँ पे भूटान है, भूटान, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, ये पोर्शन बांग्लादेश। तो ये कितने में 3 और 1 4 हो गए, 4 1 5 हो गया। देखिए अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, इंडिया 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, यहाँ पे म्यांमार है 7 और ये रहा श्रीलंका 8। सार्क मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सार्क मेंबर्स साउथ एशियन एसोसिएशन ओरिजिनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ओरिजिनल कोऑपरेशन, ध्यान में रखिएगा सार्क, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो बांग्लादेश के ढाका में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। 1985, ठीक है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ, 1985। हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन आया था कि भारत के जो प्राचीन रूलर थे उनका संबंध कहाँ से था, तो वहां पे आंसर था जावा और सुमात्रा। ये रहा जावा का। ओनली इंडियन टू गेट द टाइटल ऑफ लॉर्ड, एकमात्र भारतीय जिन्हें लॉर्ड का टाइटल मिला। किसका टाइटल मिला, लॉर्ड का। इंग्लिश में ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा बहुत सारा टाइटल देता है, जिनमें सर एक उपाधि है, लॉर्ड भी एक उपाधि है। तो ये जो लॉर्ड का टाइटल है, एकमात्र भारतीय जिन्हें लॉर्ड का टाइटल दिया गया उनका नाम था स्वराज, स्वराज पॉल, ठीक है। स्वराज पॉल, जिन्हें किस चीज का टाइटल मिला, लॉर्ड का। इन विच इवेंट्स ऑफ नेशनल एथलेटिक मीट पीटी उषा वन गोल्ड मेडल। नेशनल, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा नेशनल एथलेटिक, राष्ट्रीय स्तर पर जो एथलेटिक्स समिट होता है, खेल होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो एथलेटिक्स खेल होता है, उसमें पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता था। किस किस प्रतियोगिता में, तो 100 मीटर में और 200 मीटर, 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस। तो इस क्वेश्चन को आप आउटडेटेड नहीं मानकर चलिए, क्या ये क्वेश्चन आउटडेटेड है, नहीं भैया ये आउटडेटेड नहीं है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पीटी उषा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान में रखिएगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे H लगा है उसके कारण बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो 2 सोडियम था ना, 2 सोडियम एटम है, Na2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे से एक सोडियम को हटा दिया गया और आप देखिएगा NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है बेकिंग, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसी के कारण जो है खूब फुलाया जाता है रोटी वगैरह। रोटी जो बड़ा बड़ा फूल के होता है जो देखते हैं आप, वो बेकिंग सोडा के कारण होता है,
ठीक है? बेकिंग सोडा डालिएगा तो वो रोटी जो है वो फूलता है। जैसे आप छोला भटूरा खाते हैं ना, भटूरा जो है उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है? और ये फूलता है, उसमें गैस होता है CO2, ठीक है? CO2 के कारण ये जो है पूरा फूल जाता है, पूरा फूल कर बड़ा हो जाता है। जैसे ही आप उसको दबा दबा दीजिएगा फिर बाहर गैस, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। एक इसी में एक और आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी ध्यान में रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को PaSO4 हाफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है? और ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, तो जिप्सम में जब कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं CaSO4, और इसमें 10 मॉलिक्यूल जो है वाटर कर देता है तो CaSO4 2H2O हो जाता है जिप्सम हो जाता है। उसके बाद जब आप देखिएगा अ, ये सब भी पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ, या फिर बेकिंग सोडा किस काम में यूज किया जाता है, ठीक है? ये सब ध्यान में रखिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, फ्यूज जो है उसका काम क्या है? फ्यूज जो है क्या काम है बेसिकली? तो इसका ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज क्या है बेसिकली? फ्यूज का काम क्या है? एक तार है, ठीक है, जो एक बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें घर में आप देखते हैं वो स्विच फ्यूज लगा रहता है इधर से, ठीक है? तो फ्यूज जो है, ये फ्यूज जो है ना, फ्यूज वायर, सबसे पहले आप समझिए बना किससे होता है? ये बनाता है टीन और लीड से। ये रहा टीन, टीन को लिखने का तरीका है SN, और ये रहा लीड, इसको लिखने का तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है TB है लीड के लिए, और टीन का रिप्रेजेंटेशन SN स्टेनम बोलते हैं, ठीक है? तो फ्यूज वायर जो है लीड और टीन से बना हुआ है, और जब एक्सेसिव करंट होता है, जब करंट जो है एकदम एब्रप्टली इंक्रीज कर देता है, ये फ्यूज वायर ब्रेक कर जाता है और जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये जो है एक्सेस जो करंट आ रहा है ना, उसको घर में जो है सप्लाई उसको रोक देता है। तो जिसके कारण क्या होता है, क्या जो बल्ब वगैरह, फैन वगैरह है उसको जो जलता नहीं तो एक्सेस करंट जाएगा तो उसका कॉइल वगैरह जलने का खतरा रहता है। फ्यूज वायर जो है एक्सेसिव करंट को बचा लेता है आग लगने से। To remove the defects of long-sightedness, one should use। अब देखिए दो तरह का विजन है यहाँ पे बेसिकली, आप याद रखिएगा, एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? मायोपिया में क्या होता है कि आपको नजदीक का चीज दिखाई देगा, नजदीक का चीज दिखाई देगा। ये देखिए छोटा है, आप पॉजिटिव में रखिए, स्टेटमेंट को पॉजिटिव में रखिए। मायोपिया यानी छोटा वर्ड है तो नजदीक का चीज दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया ये क्या है? दूर का चीज है, ये बड़ा वर्ड है, तो ये जो दूर का चीज है वो दिखाई देगा। तो बोला है कि अगर उसको लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर का चीज दिखाई दे रहा है और नजदीक का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए ये लेंस है, आप जानते हैं कि हमारा लेंस आंख जो है कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, ठीक है? तो अगर हमको कोई चीज दूर पे बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है इमेज, और ठीक है, रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन शुड यूज। किस तरह के लेंस में यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि हम किस तरह के लेंस को यूज करेंगे लॉन्ग साइटेडनेस को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लेंस का यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए है आप कन्वेक्स लेंस का यूज कीजिए। ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को यूज कीजिएगा, ये जो रेटिना पे इमेज ले आकर बना देगा। क्या बना देगा? रेटिना पे। जो रेटिना से पीछे बढ़ना है, या फिर अगल बगल में, जो रेटिना के अगल बगल में अगर बनता है, तो मान लीजिए यहाँ पे रेटिना है, तो मान लीजिए रेटिना की इस साइड इमेज बन जा रहा है या फिर आगे बन जा रहा है, तो उसी के करेक्शन के लिए हम
लेंस का यूज करता है, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस। और जब भी हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम किस चीज का यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और उसके फोकल लेंथ में चेंज कर देता है। कन्वेक्स लेंस को जब यूज करते हैं तो आदमी का जो है साइटेडनेस का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है लेंस को यूज। द रेनबो इज सीन इन विच डायरेक्शन एट 12 नून। 12 बजे रेनबो जो है किस डायरेक्शन में दिखाई देता है? तो ये रहा 12 बजे का सूर्य, ये रहे हम, ठीक है। तो जो सन का जो लाइट है, ये मान लीजिए सन है, सन का जो लाइट है डायरेक्टली हमारे 12 बजे, ये 12 बजे का टाइम, ठीक है। अब जो सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारे जो अर्थ है उस पे पड़ेगा, ठीक है। तो जो सन का लाइट है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगा, तो क्योंकि ये लाइट का जो है रेनबो पे से सम डायरेक्ट जो है अर्थ पे पड़ रहा है, तो जो रेनबो जो है 12 बजे जो है वो फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। रेनबो जो है 12 बजे फॉर्म ही नहीं होगा, इसके कारण हम रेनबो को 12 बजे देख ही नहीं सकते, कैनॉट बी सीन। 12 बजे रेनबो नहीं बनेगा, ये जो सन का जो लाइट है वो ना ही रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा, डायरेक्ट अर्थ पे आके गिरेगा। तो अगर वो स्लैंट करता है, सन का लाइट जो है स्लैंट करता है, तब चांस है कि उसमें जो है रेनबो दिखाई दे, लेकिन 12 बजे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। डायरेक्टली वो लाइट जो है गिर जाता है पृथ्वी पे, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है। रेज जो है 90 डिग्री पे एकदम डायरेक्टली ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए रेनबो जो है 12 बजे नहीं दिखाई देगा। अब शेविंग के दौरान किस मिरर का यूज किया जाना चाहिए? तो शेविंग के दौरान कनकेव मिरर का यूज किया, कनकेव मिरर, दाढ़ी बनाने के समय कनकेव मिरर का यूज किया जाना चाहिए। अब कौन से गैस को टीयर गैस के रूप में यूज करते हैं? आप जानते हैं टीयर गैस के रूप में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फर न देकर दिया हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड, और क्लोरीन का दिया हुआ था, और हाइड्रोजन दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था। तो इसी का एक कंपाउंड है नाइट्रोजन का N2, टीयर गैस, इसी से टीयर गैस बनता है, ठीक है। N2 नहीं, N2 तो लाफिंग गैस है। N2 जो है वो जो है इसका यूज करता है टीयर गैस के रूप में, नहीं सॉरी, SO2 का यूज किया जाता है, SO2 का यूज किया जाता है टीयर गैस के रूप में, ये ऑप्शन सही है, ये वाला। SO2 का यूज किया जाता है टीयर गैस के रूप में, और N2 का जो यूज है वो लाफिंग गैस के रूप में किया जाता है, लाफिंग गैस। और इसका फॉर्मूला क्या है? N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। N2 का यूज किया जाता है लाफिंग गैस के रूप में, और टीयर गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, और इसे यूज किया जाता है टीयर गैस के रूप में। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब होता है? डे में, नाइट में, डे नाइट दोनों में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है जो 1999 में पूछा गया, 1999 में। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का जरूरत है, सनलाइट दिन में ही मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस जो है दिन में होगा, डे में होगा, ठीक। विच गैस इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं? ठीक है, CO2, ऑप्शन जो दिया होता है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, ये रहे हम लोग और ये रहा पेड़ पौधा, तो हम जो है ना ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? हम लोग छोड़ते हैं CO2, ठीक। पौधा जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब, इनहेल करता है,
और O2 को छोड़ता है। ठीक है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधा जो है CO2 को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज किया जाता है। Who expanded the evolution of life first? एक्सप्लेन यहाँ पे है बेसिकली कि किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। तो वो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था लेमार्क। लेमार्क नहीं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है उसका सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है? लेमार्क लेबोरेटरी में, कहाँ पे? लेबोरेटरी में डीएनए का सिंथेसिस हुआ, उसको किसने किया था? हरगोबिंद 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 खुराना। लेबोरेटरी में डीएनए का सिंथेसिस हरगोबिंद खुराना ने किया था। पोखरण टेस्ट हुआ, उसका दूसरा वर्जन, पोखरण टेस्ट का दूसरा वर्जन, सेकेंड वर्जन जो है वो कब आया था? तो ये आया था 11 मई 1998 को, 1998 को, 1998 में 11 मई को पोखरण टेस्ट किया गया था। आप ये ध्यान में रखिएगा, ये जो पोखरण टेस्ट है ये अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित था। ठीक है? और उसी समय 11 मई को ही 11 मई को ही 1974 में 1974 में इसका फर्स्ट वर्जन था, पोखरण 1। पोखरण 1। तो उस समय जो एक ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा उस समय के ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। WTO जो है वो, उसका स्थापना कब हुआ था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है डेट वगैरह से। 1 जनवरी 1995, इसको याद रखिएगा। 1 जनवरी 1995 को एक WTO का ये हुआ था, स्थापना हुआ था। मराकस एग्रीमेंट भी कहते हैं, मराकस मराकस एग्रीमेंट। मराकस एग्रीमेंट। ठीक है? इसके पहले जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि WTO के प्रेसिडेंट कौन है? पहले प्रेसिडेंट, ये ध्यान में रखिएगा। WTO के पहले प्रेसिडेंट है पीटर साउदरलैंड। पीटर साउदरलैंड साउदरलैंड पीटर साउदरलैंड WTO के पहले प्रेसिडेंट। द बेसिस फॉर डिसाइडिंग स्टैंडर्ड टाइम इज, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए क्या है, क्या बेस लिया गया है? लॉन्गिट्यूड। क्या माना गया है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ऑप्शन जो दिया होता है वो रख देना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है? और ऑप्शन था इंटरनेशनल डेडलाइन या प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड जो है ऐसे होता है, आप ऐसे अर्थ लीजिए, ये जो है ना लॉन्गिट्यूड का है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन एकदम खड़ा हुआ, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है? और लैटिट्यूड लेटा हुआ। ठीक? तो लॉन्गिट्यूड जो है ना, उसी से उसी में एक टाइम है प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री वाला ही ना वो टाइम बताता है। स्टैंडर्ड टाइम यही बता, इसी से पता चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ, बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो गारो के। कहाँ के निवासी हैं? गारो। बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ गारो। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय। ठीक है? पनामा कैनल, आइए मैप के माध्यम से इसको समझेंगे, पनामा कैनल के बारे में। पनामा कैनल किसको किसको कनेक्ट करता है, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? पनामा कैनल
किसको किसको कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये रहा, ये जो रेड कलर का जो है मेक्सिको और ये जो साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है पनामा। ठीक है, ये है पनामा। और ये जो पनामा, यहीं पे एक कैनाल बनाया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पनामा जो कैनाल है वो किसको किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, पनामा जो कैनाल है वो किसको किसको कनेक्ट करता है। आइए देखिए, तो देखिए इस साइड जो है ना, इस साइड है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और इधर है अटलांटिक ओशियन, इधर है अटलांटिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन, इधर है अटलांटिक। तो जो पनामा कैनाल जो है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन है अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। आइए मैप के माध्यम से, एक और मैप है जिसमें सिर्फ ओशियन के बारे में बताया, कैसे पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे ये रहा पनामा कैनाल, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो कैरेबियन, यहाँ पे पनामा है, पनामा। ये देखिए पैसिफिक ओशियन इधर है और अटलांटिक ओशियन ये रहा। तो पनामा कैनाल है वो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन। माउंट एटना जो है वो कहाँ स्थित है और माउंट एटना है क्या। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माउंट एटना जो है ना, वो है एक वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो, वोल्केनो। ये जो है इटली में स्थित है, इटली में। ये रहा, इधर इधर इटली है, नहीं दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, इटली को भी हम अभी लोकेट करेंगे कभी ना कभी। तो माउंट माउंट एटना जो है इटली में है। ठीक है, और ये है एक वोल्केनो। द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन्स को क्या कहता है। हिमालयन रीजन के फुटहिल्स हमने क्या कहा था, इन्हें कहा था शिवालिक रेंज। शिवालिक कहता है, शिवालिक कहता है। हिमालयन रीजन के फुटहिल्स को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं तक रहा, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। इसको आप कम से कम 2 बार देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जितना से जितना हो सके प्लीज आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो रिवीजन का सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो जरूर से जरूर आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। जितना भी स्टैटिक पोर्शन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चन को रिवीजन कराना है और जल्द से जल्द रिवीजन कराएं। तो आप लोग जितना से जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि पता चले कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या कमी रह रहा है। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।